इसी काम को अंजाम दे रहे हैं संजीव शील, जो गरीबों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। एक मकसद ये था कि जो कि मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग MSW की इन बच्चों के साथ काम करें। और आंचल के डिफरेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, थीमेटिक बेस्ड हैं, जैसे हम डिजास्टर के ऊपर काम करते हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के ऊपर काम करते हैं और चाइल्ड राइट्स के ऊपर काम करते हैं। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों का है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जिनके माँ बाप काम करते हैं या आसपास ढाबों पे काम करते हैं, तो ये प्रोग्राम उनके लिए है। तो जो माँ बाप अपने सुबह मॉर्निंग में 9:30 8 साढ़े 8 बजे अपने बच्चों को छोड़ के अपने काम पे चले जाते हैं, तो बच्चे पीछे रह जाते हैं। और जो बच्चे पीछे रह जाते हैं वो डिफरेंट किस्म के अपने आप में अब्यूज़ का या अपना खेल में पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं रहता, तो उसका एक खतरा रहता है कि बच्चे गलत दिशा में न चल जाएं। तो पिछले 2 सालों से हमने इस प्रयास को चालू किया और करीब हमारे पास इस समय 300 बच्चे इस साइट पर हैं, जो कि 0 साल से लेकर 16 साल तक हैं। तो जिनको हमने 2 ग्रुप में बांटा हुआ है, 0 से 8 साल और 8 साल से 16 साल। तो उसी के तहत हम इनको डिफरेंट तरह के मतलब विभिन्न तरह की हम इनको कार्यक्रम है, जैसे पढ़ाई का कार्यक्रम है, इनको खाना मतलब मिड डे मील की तरह इनको न्यूट्रिशन फूड है, हेल्थ चेकअप कैंप्स हैं, इनका बर्थ रजिस्ट्रेशन का भी हमने चालू किया। काफ़ी लोग जो हैं पूरे दूसरे प्रदेशों से हैं, जिनका बच्चों का जन्म दूसरे प्रदेशों में हुआ है तो बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं है, और जब तक दिल्ली में बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उनको काफ़ी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो हम ये मान के चलते हैं कि जहाँ पर भी डिलीवरी हो बर्थ रजिस्ट्रेशन उसका होगा, तो हम यहाँ पर उसको सुविधाएं दिलवा रहे होंगे। इसके अलावा हमारे पास है कि बच्चों को रिक्रिएशनल का है, पिकनिक पे ले जाने का है, और टाइम टू टाइम कुछ डिफरेंट डिग्निटीज से जैसे वाश का प्रोग्राम है, तो अब वाश के प्रोग्राम को भी हमने इसमें जोड़ा है कि बच्चे आएँ, खाना खाने से पहले अपना हाथ धोएं, क्योंकि टॉयलेट्स की इतनी सुविधा नहीं होती। तो उस तरह की बच्चों को हम समझाया जा रहा है कि अपने जो जीवन में है वो चेंज लाएँ और अपना एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जाएँ। शुरुआती दौर में आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई? पहला बच्चा आपके पास किस तरह से आया, उनकी फैमिली को आपने किस तरह से कन्विंस किया? बिकॉज इनकी फैमिली ऐसी होती है जिनको कन्विंस करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और इन लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है। देखिए, डिफिकल्टीज तो इसमें एक तो पहले सबसे पहले तो बिल्डर के साथ भी है, क्योंकि बिल्डर को सेंसिटाइज करना कि हम इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक प्रॉफिट मोटो है, उनके लिए बच्चा मायने नहीं रखता। तो एक बिल्डर को सेंसिटाइज करना भी अपने आप में एक बड़ा डिफिकल्ट था कि वो हमें जगह दें, लेकिन हमने किसी तरह से उनको मनाया और ये 2 सेंटर हमने टेम्परेरी शेड में खोले हैं। इसमें विभिन्न फंडिंग सपोर्ट भी रही है। उसके बाद फिर हम माँ बाप पे आए। माँ बाप को समझाना इतना भारी नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने बताया ना, माँ बाप काम पे चले जाते हैं, मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, और चिल्ड्रन आर इन द रिस्क ऑफ एब्यूज़। तो जैसे जैसे पेरेंट्स को समझाया, उनकी ग्रुप मीटिंग्स की, जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं शकीला, उन्होंने अपना यहाँ पर पूरा आके किया, और हमने पूरा इसमें ध्यान लगाया। 1-2 महीने तो पूरा आप ये लगाइए कि हमने यही फोकस करने में लगाया कि आप अपने बच्चों को भेजिए। और ये एक तरह से स्कूल ना हो के हम इसको कहते हैं ECCD, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, कि पूरा बच्चे का सर्वगात्मक विकास हो। उसका हमारा मतलब सिर्फ पढ़ाई से नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट से है। जैसे कि मैंने आपको डिफरेंट कंपोनेंट बताया, उसमें मिड डे मील है, एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, रिक्रिएशनल है, हेल्थ चेकअप है, और इस तरह की काफ़ी सर्विसेज हम उनको दे पा रहे हैं। तो अर्ली पूरा का पूरा एक सर्वगात्मक विकास की तरफ हम इसको लेके चल रहे हैं, इस प्रोग्राम को। और हमारा ध्येय है कि इस तरह के हम 1000 बच्चों को पूरा NCR की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे भी हम इसको लेके जा रहे हैं, इंदिरापुरम नोएडा तक इसको लेके जाने के उसमें है।
मेन दिक्कत हमें आती है कि जगह, क्योंकि बिल्डर के पास बिना बिल्डर की परमिशन के उसके कंपाउंड में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर बिल्डर सेंसिटिव है तो काम करना आसान है, बाकी चीज़ें माँ बाप को इतना हमें मुश्किल नहीं होता, क्योंकि माँ बाप के लिए तो एक तरह से ये बड़ा ही अपना अच्छा कार्य है कि उनके बच्चों की देख रेख हो रही है। मुझे आप ये बताइए कि आपको पहला बच्चा इस पाठशाला में किस तरीके से मिला? मैंने जैसे बताया ना कि आसपास की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जिनके माँ बाप, कोई रिक्शा चलाता है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, कोई कुछ करता है, कोई अंडे बेचता है, तो हमने जब उनको पेरेंट्स को समझाया तो वहीं से हमने पहले बच्चे की शुरुआत की। झुग्गी झोपड़ी से बच्चे लाए हमारे साथ, जो हमारी टीचर्स जुड़ी हैं, तो वो अपने एक एक बच्चा करके लाए और एक उसी तरह कारवा बनता चला गया। जो कि मैंने बताया आज हमारे पास 300 बच्चे हैं, तो एक बच्चे से लेकर 2 बच्चा, 10 बच्चा, उसी तरह 300 बच्चे हमारे पास यहाँ पे। बच्चों का स्कूल टाइमिंग क्या है और ये इनकी क्या क्या एक्टिविटी स्कूल में रहती है और किस किस तरह की आप उन्हें फैसिलिटीज? इनका टाइम 9:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। बीच में थोड़ा छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं माँ का अपना, तो उनको हम आधे घंटे का ब्रेक भी दे देते हैं, जो कि जैसे माएँ ले जाएं और अपना दूध पिला के ले आएँ। एक्टिविटीज़ मैंने बताया शुरू का, जैसे एजुकेशन का है तो पढ़ाई का है, जो कोई पहली कक्षा में है या दूसरी कक्षा में तो उसी के हिसाब से है, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा उसको नॉन फॉर्मल के तहत हम उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन से इनिशियल से चालू करते हैं। उसके बाद उनका पोएम्स का है, अदर एक्टिविटीज़ का रहता है, और बीच में फिर लंच, इनका मिड डे मील है जो अलग अलग है, कभी दाल चावल, कभी पूरी आलू, कभी मुरमुरे है, ब्रेड पकौड़ा, एज़ पर द टेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। उसका वो पूरी प्रोटोकॉल पे रहता है कि कुछ भी हम दे सकते हैं उनको। तो 1 से 2 बजे तक का वो रहता है। फिर गेम्स का एक्टिविटी है, गेम्स में इंडोर गेम्स हैं और आउटडोर गेम्स हैं। और उसके बाद फिर हमारे डिफरेंट थीमेटिक एरियाज़ में, जैसे वाश का हो गया या उनको अपने डे टू डे लाइफ के बारे में बताना हो गया, वो वाली चीज़ें थीमेटिक ग्रुप्स में चलती हैं। और ये 4 साढ़े 4 बजे तक का हमारा रहता है। 4:30 बजे के बाद हम बाइंड अप कर देते हैं। कभी कभी हम जैसे बच्चों की ज़िंदगी में लाने के लिए उनको डांस का है, गाने का है, कुछ डिग्निटीज़ को बुला लेते हैं। पीछे हमने काफ़ी डिग्निटीज़ को बुलाया और बच्चों का फिर रंगारंग कार्यक्रम कराया। वो इशू बेस्ड है, कभी भी महीने 2 महीने में हम उनको एक बड़ा प्रोग्राम कर देते हैं जहाँ बच्चे अपने आप इंजॉय करते हैं। संजीव जी, आपका मिड डे मील कहाँ से आता है और किस किस तरह से आप लोगों को? हमारा ना जैसे एक लेडीज़ का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो झिलमिल में हमारा एक सेंटर है, तो वहाँ पर ये मिड डे मील कुक होता है और वहीं से ये डेली आता है। हमारा हमने एक ड्राइवर, एक गाड़ी दी हुई है। 11 साढ़े 11 के बाद वो गाड़ी वहाँ से जो भी कुक होता है वहाँ से लेके यहाँ पर सेंटर में आ जाती है। इसके अलावा जितने भी सेंटर्स हैं तो उसी का काम है, वो सारे मिड डे मील को वहाँ देता हुआ चला जाता है। तो अभी तक आपके कितने सेंटर्स है टोटल? मैंने अभी बताया ना, अभी हमारे 4 सेंटर ऑपरेशनल हैं और 6 सेंटर अभी इस महीने के एंड तक हमारे ऑपरेशनल हो जाएंगे, क्योंकि बिल्डर से बातचीत चल रही है। जैसे वो जगह देंगे, बच्चे हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो उसका होते ही मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर पूरे हमारे 10 सेंटर्स हो जाएंगे। इन बच्चों का मेंटली लेवल जो होता है वो किस तरीके से होता है, जिस तरह से आप इन बच्चों को एजुकेट करते हो, इन बच्चों को जज करते हो? देखिए, थोड़ा जितना भी अधिकतर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन है माइग्रेटेड हैं, ये दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं, तो वो लेवल तो थोड़ा कमज़ोर रहता ही है कि भाई वो समझने, क्योंकि जिसने गांव में कभी रेलगाड़ी नहीं देखी और शहर में आके मेट्रो देख रहा है तो उसके लिए एक दुविधा की स्थिति रहती है। इसी तरह पढ़ाई का लेवल भी बहुत लो रहता है, लेकिन वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है हमारा। हमें भी मालूम है बच्चा माइग्रेट होकर आया है और उसको कैसे करना है, तो वो स्पेशल लर्निंग टीचिंग मटेरियल हमारे पास है और टीचर्स को भी हमने उनमें ट्रेंड किया होता है। 4 दिन की इनिशियल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही टीचर इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने के लिए आती है। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। हम जो उनको पढ़ाते हैं वो भी एक प्ले वे मेथड में ही पढ़ाते हैं
और हमारी जो टाइमिंग होती है वो सुबह की जो हमारी होती है वो पूरी तरह से स्टडी बेस्ड होती हैं, और आफ्टर लंच हमारी जो इतनी भी एक्टिविटी होती हैं वो हमारी एक्टिविटी बेस्ड होती हैं। उसमें हम ये है कि भाई जो सुबह का टाइम है वो हम पूरा स्टडी कराते हैं, उसमें हम किसी भी TLM का यूज़ करके और उनको पढ़ाते हैं। और आफ्टर लंच वाली एक्टिविटीज़ में हम उनको गेम कराते हैं, इंडोर गेम्स भी कराते हैं, आउटडोर भी कराते हैं, और डांस वगैरह जो उनको बच्चों को एज पर प्लान कराते हैं हमारे। तो आप जब उनके पेरेंट्स यहाँ पर उन्हें छोड़ने आते हैं, आपने कभी उनके पेरेंट्स से बात करी होगी? हम वैसे हम लोग कम्युनिटी में भी जाते हैं, और पेरेंट्स की बाकायदा एक हर मंथ पेरेंट्स मीटिंग भी हम अरेंज करते हैं। उसमें हमारे जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या किस बच्चे पे कहाँ ध्यान देना है उसके बारे में उनसे बात करते हैं, या फिर जो बच्चे जो अनरेगुलर है उनको रेगुलर करने के लिए उनसे बात करते हैं। तो जब बच्चे आपकी क्लास में पढ़ते हैं तो उस टाइम पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है बच्चों के अंदर? क्योंकि बच्चे उस टाइम पे ग्रुप में बैठे होते हैं, आप उस टाइम पे जज करते हो कि कौन सा बच्चा किस लेवल तक पहुंच सकता है। बच्चों के लेवल के लिए हम उनका असेसमेंट करते हैं। हमारा हर महीने एक वीकली, मंथली और क्वार्टर बेस असेसमेंट होता है। उसी के हिसाब से हम उनका असेसमेंट करते हैं कि बच्चे में कहाँ कमी है। अभी जो NFE के बच्चे हैं उनका असेसमेंट करके उनको अपर क्लास में भेजते हैं और इसी तरह उनको प्रमोट करते हैं। और किस तरह से बच्चों का असेसमेंट करते हैं? हम उनका ना एक हम शीट बनाते हैं। शीट में हम उनके NFE के लेवल के हिसाब के क्वेश्चन आंसर डालते हैं, क्वेश्चन बेस करके, और उनका वो करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो आपका फिनेंशियल फंडिंग कहाँ से आता है? क्या आप इन बच्चों से कुछ फीस वगैरह भी लेते हैं? नहीं, ये तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें इनिशियल हमारे को फंडिंग प्लान इंडिया से हुई है। जितने भी हमारे सेंटर चल रहे हैं आज की डेट में वो प्लान इंडिया की फाइनेंशियल सपोर्ट से चल रहे हैं। इसके अलावा जो आसपास की RWA हैं या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं या बिल्डर है, उनके तरफ से भी जैसा कुछ अगर जरूरत पड़ती है तो टाइम टू टाइम हमारे पास वो सपोर्ट आ जाती है। गवर्नमेंट का अभी तक क्या क्या सपोर्ट रहा है आपके? गवर्नमेंट को भी हमने इसमें परोक्ष रूप से नहीं जोड़ा है। सिर्फ इम्यूनाइजेशन के टाइम पे जैसे कोई बच्चे को इम्यूनाइजेशन हो चाहिए तो आसपास के डिस्पेंसरी में भेज देते। डायरेक्ट अभी हमने इसमें क्योंकि इंटरवेंशन नहीं चालू किया है। प्लस स्कूल्स का रहता है कि जो बच्चे स्कूल जाने लायक है तो फिर हम उनको स्कूल में भेज देते हैं। संजीव जी, आप यहाँ पर बच्चों को किस किस तरह से इनका मेडिकल चेकअप करवाते हैं जिससे कि आने वाले टाइम पे इन लोगों के लिए ये एक प्रिकॉशन का? जैसे महीने में ना 2-3 बार डॉक्टर आते हैं। जैसे डॉक्टर अलका हैं, लेडी डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर जेंट्स भी हैं। तो पीरियोडिकल चेकअप होते हैं। और जो बच्चे बीमार चल रहे हैं या कुछ जैसे इनके आपने देखा होगा स्किन डिसीज काफ़ी बच्चों को मिल जाएगी, तो उसी के हिसाब से पूरा रिकॉर्ड है, बच्चे का प्रोफाइल हो जाता है। जैसे हमारा सेंटर चालू हुआ है तो पहली विजिट जब डॉक्टर की रहती है तो उसका हाइट, वेट, अगर बच्चा मल न्यूट्रिशन है तो उसी हिसाब से उसका डाइट चार्ट बना दिया जाता है और उसी के फिर पैटर्न पे आगे पूरा चलता है। महीने में 2 विजिट्स डॉक्टर की कंपलसरी है एक सेंटर में, और अगर बच्चा बीमार है तो उसी के हिसाब से उसको दवाई दे दी जाती है। तो फैमिली का क्या क्या सपोर्ट रहा है आपके साथ, स्पेशली वाइफ? भाई मेरी फैमिली की बात कर रहे हैं देखिए, बिना फैमिली के सपोर्ट के तो ये हो ही नहीं सकता है। अब 93 से जब मेरी उम्र ही 20-22 साल की हुआ करती थी, मैं इस लाइन में आ गया। मैंने बताया पूरा हमारा डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो फैमिली बिना सपोर्ट के नहीं चल सकता। जब भी उनको टाइमिंग है कि भाई बच्चों को संभालना है तो मेजर घर में ये रहता है कि मेरे तक परेशानियां ना पहुँचें, और वो भी आती रहती हैं यहाँ पर, टाइम टू टाइम पूरा चलता रहता है। इट्स लाइक अ फैमिली। आज अगर मैं मान के चलूँ मेरी फैमिली है तो ये भी हमारी एक पूरी फैमिली की तरह ही उसको ट्रीट करते हैं और उसी तरफ से को एंजॉय करके चलते हैं। इट्स नॉट अ वर्क, इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि भाई हम पूरा का पूरा लेके चल रहे हैं। बीइंग ए फ्रेंड ऑफ संजीव जो है मैं उनका फ्रेंड हूं, और हम लोग बेसिकली एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूं, और जब भी कभी टाइम मिलता है, मैं हूं, मेरी वाइफ है, तो हम लोग यहाँ आते हैं और जो भी इनपुट्स हैं फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस
इन टर्म्स ऑफ बच्चों को पढ़ाना है। तो जब भी जिस तरह का टाइम मिलता है हम लोग यहाँ पे आके संजीव जी के साथ में जुड़ते हैं और उसमें हमें अच्छा लगता है। संजीव जी जो ये सोशल काम जो कर रहे हैं, तो वो मैं चाहता हूँ कि और भी हमारी तरह और भी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो जुड़ें, सो दैट कि इस मुकाम को हम लोग कहीं किसी एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकें। आपने यही काम करने की क्यों सोची? बिकॉज और भी काम है, कभी आपने जॉब करने की कोशिश नहीं की? देखिए, जो आफ्टर मैंने बताया ना 90 में मेरी MSW पूरी हुई, उसके बाद 2-3 साल मैंने ऑल इंडिया मेडिकल में काम किया। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं यहाँ हूँ तो मेरी फेट है। मतलब आज मैंने नौकरी भी कोशिश करी होगी, लेकिन मेरी मंजिल यहाँ थी तो मैं यहाँ आज पहुँचा हूँ। 93 के बाद से ही हम इस फील्ड में लग गए थे कि कुछ करना है। कुछ जो हमारे साथ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स थे तो उसकी ज़रूरत थी, सबसे पहला सेंटर हमने वही खोला। और फिर हम ये मान के चलते हैं, चाइल्ड कैन नॉट बी ट्रीटेड इन आइसोलेशन। एक बच्चा पूरा आइसोलेशन में नहीं हो सकता, तो उसके साथ उसकी फैमिली है, कम्युनिटी है। और एक समस्या नहीं है, उसके साथ दूसरी समस्या भी है। जैसे हमने यहाँ पर ये 2 साल पहले 3 साल पहले जब तो देखा, तो एक रैंडम सर्वे कराया था, तो मालूम पड़ा कि बच्चों की बहुत समस्याएं हैं। गरीब पेरेंट्स हैं जो दूसरे देशों से आ रहे हैं, खाने को नहीं है, बच्चे सबसे मेन सफरर हैं। तो आज भी मेरा मानना ये है कि मतलब नौकरी, और ये मैं इस चीज़ को बड़ा मानता हूँ, मेरी अगर किस्मत मेरे को खींच के यहाँ लाई है, और मैं आई फील कि मेरी वो फेट था कि मैं इस फील्ड में यहाँ हूँ और आज इन बच्चों के साथ हूँ और आपके सामने भी हो। तो ये मैं मान के चलता हूँ ये मेरी एक फेट रही होगी, किस्मत रही होगी, तो हम आप आमने सामने हैं। संजीव जी, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर की तो जैसे मैंने बताया कि हम इनको थोड़ा एक्सटेंड करने जा रहे हैं कि 1000-2000 बच्चे कवर करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइड है, मिशन का डेवलपमेंट चल ही रहा है। हमारी भारत सरकार का भी उसमें कंस्ट्रक्शन का वाइड डेवलपमेंट है, तो बाहर से माइग्रेशन होना ही होना है, तो उसमें बच्चे रहेंगे। इसको आप एक फिनोमिना रोक नहीं सकते। तो इन बच्चों को सफरिंग के रोकने के लिए हमारा ये मानना है कि NCR में हम इस तरह के सेंटर खोलें। और सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है कि उसमें हम मान के चलते हैं कि बिल्डर को भी जोड़ें, RW को भी जोड़ें, सिविल सोसाइटी और अदर दूसरों को भी जोड़ें, और एक कंप्रहेंसिव प्रोग्राम के लिए लाएं। जब अगर आंचल जाए तो ये प्रोग्राम सफ़र ना करे। तो एक पूरा एक विजुलाइज कर रहे हैं प्रोग्राम को कि एक लार्जर वे में हम इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। सोसाइटी, स्पेशली यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? ये यूथ को तो यही मैसेज है कि मतलब अपार्ट फ्रॉम देयर एक्टिविटीज़, वो सोशल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ें। और जब तक यूथ इसके साथ नहीं जुड़ेगा तो वो काम हमारे लिए भी एक सपना अधूरा रहता है। उसको अगर हम सेंसिटिव यूथ को करेंगे तो वो आगे चल तक के इम्पैक्ट करेगा उस चीज़। मेरे घर में कोई नहीं है, इसलिए मैं अकेले, मेरी मम्मी पापा काम पे गए ना, इसलिए मैं अपने बहन को लेके आई। मैं काम पे जाता हूँ साइड में, बच्चे को यहाँ पे छोड़ देता हूँ पढ़ने के लिए। तो कैसा महसूस होता है जब आपका बच्चा आज पढ़ता है? ठीक महसूस होता है बच्चे का, कोई टेंशन नहीं रहता है बच्चे का। आज भी समाज में हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इन गरीब बच्चों को सही ढंग से शिक्षा दे सके, ताकि ये लोग भी भविष्य में अपना नाम कमा सके और उन्हें ये एहसास हो कि हम भी किसी से कम नहीं। संजीव शैल की ये कोशिश हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप भी ऐसी ही किसी प्रतिभा को जानते हैं तो हमारे इस ईमेल आईडी पर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है aakp.lstv@gmail.com। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।